Okay. Hello and welcome to another session of Weekly Dynamics India Meetup Hindi. And uh, this is the sprint 2 for the Weekly Meetup India. And thanks a lot everyone for joining. Now, today's session is going to be presented by Mr. Akash Shukla, who is a functional consultant with Leaping Frog Solutions Private Limited for Dynamics application. And today's topic would be on the posting setup configurations and mainly the examples to be executed with the posting setups that we do in Dynamics Business Central or Navision, right? So this is part 2 of the posting setup configuration and setups and examples. So first part was covered in sprint 1. And it was covered by Akash Shukla only. So Akash, over to you. Yeah, thank you so much, Dhaval. So basically हमने जब पोस्टिंग सेटअप का पार्ट 1 लिया था, देन उस टाइम पे हमने जो ब्रीफ किया था, सो वी आर गोइंग फॉर द एजेंडा. सो हम क्विकली रिकैप करेंगे कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्या ब्रीफ किया था, कि उसमें क्या क्या चीजें थी, चाहे वो पोस्टिंग सेटअप से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक पोस्टिंग सेटअप्स हो या जनरल पोस्टिंग सेटअप्स हो. ओके, और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी. ये लिंक भी हम आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, सो आप वो भी देख सकते हैं. वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्लास थी, मतलब हम ऐसा, अगर मैं अपनी लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वो एक थ्योरेटिकल क्लास थी. और आज जो है, आज का जो सेशन है वो बेसिकली प्रैक्टिकल है. हमने जो भी ट्रांजेक्शन की है, चाहे वो जितने भी हमने पोस्टिंग सेटअप्स के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन सेटअप्स को लेके जो भी हम एग्जांपल्स, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो कौन से सिनेरियो में मेरे वो सारे पोस्टिंग जीएल अकाउंट्स जो हमने सेटअप्स किए हुए हैं वो कब मेरे हिट होंगे. सो बेसिकली ये जो सेशन है उसके ये एजेंडा है कि पहले हम रिकैप करेंगे. तो रिकैप में मैं आपको एक रिकैप में बेसिकली हमने आपको ये बताया था उस सेशन में कि जनरल पोस्टिंग ग्रुप्स में 3 फिगर अप होते हैं, 3 उसके स्ट्रक्चर होते हैं. एक अम्ब्रेला के नीचे जो पोस्टिंग ग्रुप्स होता है उसके नीचे. तो जनरल पोस्टिंग ग्रुप, जैसा कि टर्मिनोलॉजी ही जनरल है, सो इसके अंदर जो भी आप सेटअप बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है इन्वेंट्री का और बिजनेस का. जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप का और जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है. तो जनरल पोस्टिंग ग्रुप के अंदर जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप, जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप और फिर जनरल पोस्टिंग सेटअप ये आया था. तो हमने जो ये एग्जांपल, ये सेटअप पे ब्रीफ किया था कि हम कैसे बनाएंगे. हमें जब भी अगर बनाना है, जब भी हम कोई हमें जनरल पोस्टिंग सेटअप बनाना है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके हम कैसे बनाएंगे. और एक और चीज वहां पे हमने पॉइंट आउट की थी कि जब भी आप जनरल पोस्टिंग सेटअप बना रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के ही अकाउंट्स आप मैप करते हैं. मतलब वहां पे आपको इनकम स्टेटमेंट के ही अकाउंट्स मिलेंगे. जबकि जो स्पेसिफिक पोस्टिंग ग्रुप होता है, उस स्पेसिफिक पोस्टिंग ग्रुप में आप बैलेंस शीट के अकाउंट मैप करते हैं. तो स्पेसिफिक पोस्टिंग ग्रुप, जैसे टर्मिनोलॉजी ही स्पेसिफिक है, सो इट मींस ये रिलेटेड टू एक स्पेसिफिक है कि ये आप किसी कस्टमर से रिलेटेड है या किसी वेंडर से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, बैंक अकाउंट, फिक्स असेट. सो लाइक बिजनेस सेंट्रल के अंदर काफी काफी चीजें, जैसे ये मैंने कुछ नंबर्स जस्ट यहाँ पे डाले हुए हैं. इसके अलावा जॉब्स का सेटअप है. ओके, इसके बाद अलग अलग लोकेलिटीज के हैं, जैसे जीएसटी का सेटअप है अपने इंडियन लोकलाइजेशन के लिए, अलग कंट्रीज के लिए वैट के सेटअप्स हैं, टीडीएस के सेटअप हुए. तो अलग अलग पोस्टिंग ग्रुप्स होते हैं और उसके हिसाब से उनका सेटअप्स होता है. बट अगर हम एक स्टैंडर्ड बिजनेस सेंट्रल की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, हम एक फंक्शनल कंसल्टेंट है और हम जब भी यूज करते हैं, तो हमारा जो बेसिक होता है, मतलब जो हमारा ज्यादा यूज पड़ता है, वो इन सेटअप्स का पड़ता हुआ है. तो हमने उसमें आपको ये ब्रीफ किया था कि स्पेसिफिक पोस्टिंग ग्रुप और वो, और बाद में हमने एक ट्रांजेक्शन आपको दिखाई थी सेल्स और परचेज की, कि एक जैसे यूज के लिए कि हाँ, हमने जब सेल्स की ट्रांजेक्शन करी तो ये मेरे जीएल अकाउंट्स गए, और जब मैं परचेज की ट्रांजेक्शन करता हूँ तो ये मेरे जीएल अकाउंट्स गए. तो ये जो चार्ट है वो भी बेसिकली यही है कि कस्टमर, अगर आप कोई भी कस्टमर आप बनाते हैं, तो कस्टमर का जो जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप होता है, वो जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप आपका सेल्स हेडर पे आप मैप करते हैं कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, जब भी आप कोई कस्टमर कार्ड बनाते हैं.
और उसके बाद जब अभी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, तो सेल्स हेडर से वो जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप और कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप लेके आता है। और जब भी हम लाइन लेते हैं, तो लाइन में वो सेल्स लाइन में हम आइटम है, तो हमारा जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप और इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप लेके ये पूरा सिनेरियो बनता है एक सेल्स की ट्रांजैक्शन के लिए, कि अगर हमने कोई सेल्स का ट्रांजैक्शन किया तो उसका ये एक फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जनरल पोस्टिंग सेटअप में कब कौन सा अकाउंट जाएगा, जनरल पोस्टिंग सेटअप में कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप जाएगा, ओके, और इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप का कॉम्बिनेशन जो जाएगा वो इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप और लोकेशन से जाएगा, और ये कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप का जो जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप और जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा जनरल पोस्टिंग सेटअप पे का उसका जो एंट्रीज है वो मेरी एंट्रीज जाएंगी। सेम एज जैसे ये मेरा कस्टमर का है, सेम एज मेरा वेंडर का भी होता है कि हम जब भी कोई सप्लायर क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी हम जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप और वेंडर पोस्टिंग ग्रुप हम कार्ड पे डालते ही हैं, वेंडर कार्ड पे। और लाइन में जब भी हम आइटम बनाते हैं, तो इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप और जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप आइटम के कार्ड पे मेंशन करते हैं। तो उसका भी है कि जब जनरल पोस्टिंग सेटअप मेरा जब हिट होगा, तो जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप और जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप के कॉम्बिनेशन को मेरा जनरल पोस्टिंग सेटअप हिट करेगा, और जो मेरा इन्वेंट्री जाएगा वो इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप और लोकेशन के अकॉर्डिंग वो जाएगा। सो इसमें यही है, ज्यादा इसमें नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो सारा का सारा थ्योरेटिकल ही था। और अभी आज का जो है अपना, जो आज की जो ट्रांजेक्शन होने वाली है, जो भी सारी जहाँ होने वाला है ट्रांजेक्शन, सो पहले मैं आपको एक इंटरिम अकाउंट का ट्रांजेक्शन बताता हूँ। इंटरिम अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होते हैं कि जैसे हम इंटरिम बोले तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट, आपने कोई एक पीओ बनाया है, और आपने जैसे होता है कि आपने पहले रिसिट कर दिया, उसका परचेज रिसिट पहले कर दिया है, और परचेज इनवॉइस आपने उसका बाद में किया है। तो उस केस में ये जो मेरा पहला सिनेरियो है, उस केस में मेरा कौन कौन सा अकाउंट हिट होगा वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे। सो उसके पहले मैं एक परचेज ऑर्डर बनाता हूँ। ओके, परचेज ऑर्डर, ठीक, let's say 100 quantity. Okay, I choose different supplier. ओके, तो आइडियली मैं अपना पीओ बन जाता है, फिर हमारा पीओ हम प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे पोस्टिंग पे अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, पोस्ट की बटन, यहाँ एक्शन बटन पे रिसीव इनवाइस, रिसीव एन इनवाइस। तो अगर जो जनरली है, पहले यहाँ पे रिसीव का केस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आइडियली एक क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में भी लोग पूछ लेते हैं कि जब भी आप परचेज रिसिट कर रहे हैं, तो आप उस समय जीएल एंट्री गिरेगी, मतलब जीएल एंट्री बुक होगी या नहीं बुक होगी। तो ये यहाँ पे उसका ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर मैं सिर्फ परचेज रिसिट कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे जीएल एंट्री क्या गिरेगी। तो मैंने इसको रिसीव किया, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट मेरा रिलीज हो गया, डॉक्यूमेंट्स रिसिट, ओके, फाइंड एंट्रीज। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जीएल एंट्री मेरी बुक हुई है। इट मींस जब भी मैं परचेज रिसिट करता हूं, तो मेरी जीएल एंट्री गिरती है, सब्जेक्ट टू उसका एक जो है, जो एक सब्जेक्ट है, वो मैं आपको ब्रीफ दिखाता हूं। उसके पहले मैं आपको ये जीएल एंट्री दिखा देता हूं। ओके, सो यहाँ पे जीएल एंट्री जो है, मेरा इन्वेंट्री इंटरिम अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, और इन्वेंट्री अक्रूवल इंटरिम अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये एंट्री गिरी है। अभी ये एंट्री मतलब जब मैं परचेज रिसिट किया, तो गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती है, सब्जेक्ट टू आपका जो इन्वेंट्री सेटअप है। जब आप इन्वेंट्री सेटअप में गए,
तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल, ये जो बुलियन आपको दिख रहा है एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल बुलियन, ये बुलियन अगर आपका ट्रू है, ओके, ये बुलियन आपका ट्रू है, तभी ही आपकी जीएल एंट्री गिरेगी। अगर आपका ये बुलियन ऑफ है तब आपको जीएल एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आपको, आपने जैसे जीआरएन कर दी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को ये चेक करना होता है मंथ एंड पे कि देयर इज हाउ मच इनवॉइसेस, कि जो उनका गुड्स रिसीव हो चुका है बट इनवॉइस उनका पेंडिंग है। सो ये सारी चीजें हम यहाँ से, अगर हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल बुलियन ऑन है तो हम इजिली ट्रैक करके बता सकते हैं कि यहाँ पे इस बुलियन के थ्रू कि इसमें अगर मैं कितना मेरा गुड्स आ चुका है लेकिन उसकी अभी तक इनवॉइस, परचेज इनवॉइस बुक नहीं हुई है। तो ये जो पहला सिनेरियो है, जो इसका पहला मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ वेयर हाउस परचेज रिसिप्ट, ये एंट्री आपकी जीएल की गिरेगी सब्जेक्ट टू आपका इन्वेंट्री सेटअप में बुलियन ट्रू होना चाहिए। ओके, तो अभी ये जो गिरा इन्वेंट्री इंट्रीम अकाउंट और इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रीम अकाउंट, तो अगर आपको उसमें फ्लो चार्ट आपने देखा हो तो ये जो इन्वेंट्री इंट्रीम अकाउंट है ये आपका इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप से है, और ये जो लाइन है ये है इन जनरल पोस्टिंग सेटअप से। मैं आपको पहले इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप दिखाता हूँ। ओके, सो इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप से है, तो वहां पे अगर आपने देखा तो आपका इन्वेंट्री इंट्रीम अकाउंट का ये जीएल गया 10701, 10701। इट मींस जो मेरी पहली लाइन है, जो मेरी डेबिट हो रही है, वो मेरी लाइन हो रही है इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप से, और जो मेरी दूसरी लाइन है इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रीम अकाउंट की, ये मेरी जनरल पोस्टिंग सेटअप से हो रही है। जनरल पोस्टिंग सेटअप में जैसे स्टार्ट मेरा सेल से होता है, फिर मेरा परचेज आता है, फिर मेरा लास्ट में इन्वेंट्री आता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रीम अकाउंट का ये जो जीएल मैंने मैप किया हुआ है 50104, ये मेरी उसमें क्रेडिट हो रही है। तो ये एट द टाइम ऑफ जीआरएन, एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट, ये मेरी एंट्री गिरेगी। ओके, अभी मैं इसका ही परचेज इनवॉइस बुक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको गया पोस्ट एंड इनवॉइस, तो बेसिकली ये पॉपअप है कि हाँ ये पोस्ट हो गया है। सो वी गो, ओके, ये मेरी परचेज इनवॉइस पोस्ट हो गई है। अभी इसकी जो जीएल एंट्रीज गई हैं वो जीएल एंट्रीज मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने जब आपका जीआरएन हुआ था तो आपने देखा था ये दो एंट्री गई थी, ठीक है, तो आपका उस समय क्या हुआ था, इन्वेंट्री एंट्री में आपका डेबिट हुआ था और इन्वेंट्री अक्रूवल एंट्री में अकाउंट क्रेडिट हुआ था। लेकिन जब आप परचेज इनवॉइस बुक करते हैं तब आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई, आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई कि हाँ मेरा गुड्स कितने का है। तो उस समय क्या करता है सिस्टम जो परचेज रिसिप्ट के टाइम पे जीएल एंट्रीज रहती हैं उसको वो रिवर्स कर देता है। अभी आप यहाँ पे देखो, मेरा इन्वेंट्री इंट्रीम अकाउंट क्रेडिट हो गया और इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रीम अकाउंट मेरा डेबिट हो गया। तो इट मींस वो नॉक ऑफ हो गए दोनों के दोनों जीरो और जीएल, और यहाँ पे फिर मेरी एक्चुअल इन्वेंट्री गई एंड इन्वेंट्री मेरी डेबिट हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाइड अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये अकाउंट्स पेबल जो है, ये अकाउंट्स पेबल आपका वेंडर पोस्टिंग सेटअप से आएगा। ओके, इन्वेंट्री ये जो है इन्वेंट्री का जो है ये आपका इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप से आएगा, और जो ये डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाइड अकाउंट है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ये आपका मिलेगा आपको जनरल पोस्टिंग सेटअप से। तो पहले मैं आपको लेके वेंडर पोस्टिंग ग्रुप का दिखाता हूँ कि अकाउंट्स पेबल जो ये गया 20100, ठीक है, 20100 कब, जब मेरा डोमेस्टिक होगा कोई, तो उस केस में डोमेस्टिक में मेरा पेबल अकाउंट 20100 हिट होगा। तो मेरी वो सेम एंट्री यहाँ पे पेबल मेरा 20100 से हिट हुआ है। ओके, अभी मैं आपको इन्वेंट्री का दिखाता हूँ। ठीक है, 10700, इसके पहले कौन सा गया था, इंट्रिम गया था।
ओके, इंटरिम और ये आइडियली क्या होता है ना, जब भी आप कोई इन्वेंटरी यूज करें, आप मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, आप सिंपल आप यूज कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के सिनेरियोज में नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ ये दो ही कॉलम, जो इन्वेंटरी अकाउंट है और इन्वेंटरी अकाउंट इंटरिम, इनका ही यूज होता है। बेसिकली ये जो अकाउंट्स है ना इन्वेंटरी पोस्टिंग सेटअप में, WIP, मटेरियल वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, सब कॉन्ट्रैक्टेड वेरिएंस, ओवरहेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये जो 6 कॉलम्स हैं, ये जो 6 GL अकाउंट्स होते हैं, ये उस केस में यूज होते हैं जब आपका मैन्युफैक्चरिंग है। तो आइडियली जो ये जो यहाँ इसका एग्जांपल मैंने इस सेशन में हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि जब हम MRP और MPS का सेशन लेंगे, उस केस में जब हम वो MRP और MPS की पूरी प्लानिंग, इंजन और मटेरियल का पूरा बताएंगे, तो वहां पे इन GL एंट्रीज को भी हम आपको दिखाएंगे कि वहां पे जब आपका WIP बनता है। ओके, अब जब जैसे WIP है, WIP की भी दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक तो आपको जॉब्स में WIP मिलता है, दूसरा ये मटेरियल में है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग हैं। WIP टर्मिनोलॉजी सेम है, बट यहाँ का WIP और जॉब्स का WIP वो अलग अलग है। तो ये WIP अकाउंट हो गया। मटेरियल वेरिएंस अकाउंट हो गया कि आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना है और आपका वेरिएंस कितना आ गया। आपको मैं लेमैन लैंग्वेज में ट्राई करता हूँ कि इनकी मीनिंग समझाने का। बाकी जो एंट्रीज आएंगी वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में, जब हमारा प्लानिंग इंजन का सेशन होगा MRP और MPS का, उसमें ये सारे GLs को दिखाएंगे। क्योंकि आइडियली सेल्स और परचेज में, चाहे आप क्रेडिट नोट बनाएं, चाहे आप कुछ भी बनाएं, या सेल्स बनाएं या परचेज बनाएं, ये दोनों अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट और इन्वेंट्री अकाउंट, इन्हीं का ही यूज होता है। और मैं था, हाँ, WIP जैसे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हो गया कि आपका कोई गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग में गया और मैन्युफैक्चरिंग में फिर वो सेमी फिनिश गुड में है, तो WIP को हम सेमी फिनिश गुड भी बोलते हैं, SFG भी बोलते हैं, या WIP भी बोलते हैं। मटेरियल वेरिएंस अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट्स है कि जहाँ पे मेरा कोई कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का मेरा डेविएशन जो है वो मटेरियल की वेरिएंस अकाउंट का आया। कैपेसिटी वेरिएंस मेरा जो हुआ वो राउटिंग में बेस आया कि मैंने मैंने कैपेसिटी लगाई थी कि हाँ, मेरा जो राउटिंग में मेरी जो कॉस्ट आनी चाहिए, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन उसमें भी मेरी वेरिएशन आ गई, क्योंकि मुझे एक नया उसमें राउटिंग इंट्रोड्यूस करना पड़ा, कुछ और मटेरियल कुछ खराब था, तो मुझे उसको अलग से जॉब वर्क के लिए करना पड़ा, या वो और एक अलग राउटिंग का स्टेज उसमें हमने ऐड किया, तो वो कैपेसिटी वेरिएंस अकाउंट के अंडर आता है। सब कॉन्ट्रैक्टेड वेरिएंस अकाउंट, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टेड जैसे आप समझ रहे, जॉब वर्क जिसको हम लेमैन में बोलते हैं कि जॉब वर्क, हमारे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल मेरे पास है, लेकिन उस रॉ मटेरियल को उसको शेप देने के लिए मेरे पास मशीनरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए भेजते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेरिएंस का अकाउंट हो गया। कैपेसिटी ओवरहेड अकाउंट्स में वो अकाउंट्स हो गए जैसे आपने पे किया, आपका आपका फैक्ट्री का आप रेंट पे कर रहे हैं, या कोई अलग आप मतलब बेसिस पे कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हो गया, तो ये कैपेसिटी ओवरहेड अकाउंट हो, ओवरहेड वेरिएंस अकाउंट्स हो गए। जो भी आपके खर्चे हो गए अपार्ट फ्रॉम मटेरियल, या अपार्ट फ्रॉम आपका जो, जैसे आपका कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जितना खर्चा आना चाहिए उससे अलग जो आएगा खर्चा, वो आपका कैपेसिटी ओवरहेड में जाएगा, वो ओवरहेड्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे आपने कोई गुड्स मंगाया, गुड्स में आपने बेसिकली गुड्स में आपने से फ्रेट आ गया, आपका फ्रेट चार्जेस हो गए। ओके, फ्रेट चार्जेस के बाद आपके कुछ मटेरियल के अलग एक्सपेंसेस आ गए, आपका मटेरियल का इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे के सारे जो ओवरहेड्स हैं, या जो अलग ये जो इन्वेंट्री के सेटअप्स हैं, ये हम आपको MRP और MPS वाला सेशन लेंगे। मैंने बस ट्राई किया कि आपको हल्का सा डिटेल में दे दूं कि ये जो ओवरहेड्स है, क्योंकि आपको अगर आइडली पता रहे कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस अकाउंट में क्या है, उसका मतलब क्या है, तो एटलीस्ट ये मैंने ट्राई किया आपको ब्रीफ करने का। हम अपने ट्रैक पे वापस आते हैं। तो ये हुआ अकाउंट्स पेबल, मैंने आपको दिखा दिया इन्वेंट्री का। ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, ये जनरल पोस्टिंग सेटअप से गए हैं, 10703 एंड 50100। ओके, तो 10703 यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 10703 मेरा डायरेक्ट कास्ट अप्लाइड अकाउंट। ओके, डायरेक्ट कास्ट अप्लाइड अकाउंट है मेरा, वो मेरा हिट हुआ, और उसके साथ में मेरा 50100, वो मेरा परचेज अकाउंट है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट और मेरा डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाइड अकाउंट। तो जब भी मैं एंट्री करता हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल की हो गई, और ये तो ये एंट्री मेरी आती है जब भी मैं कोई
मतलब मैं प्रोसेस ऐसा करता हूँ कि मैंने पहले GRN करी, परचेज रिसिप्ट किया, या परचेज रिसिप्ट के बाद मैंने इनवॉइस बुक करी। और अगर आप डायरेक्ट परचेज इनवॉइस और वो डायरेक्ट आप सारा एक साथ ही कर रहे हैं, तो ये दोनों एंट्री नहीं आती, आपको सिर्फ यही दोनों दिखते हैं कि इन्वेंट्री और मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अकाउंट्स पेबल। तो ये जो एंट्री है, ये मेरी मैंने यहाँ पे 2 एंट्री आपको ब्रीफ करी, एक परचेज इनवॉइस का और दूसरा परचेज रिसिप्ट का। अभी मैं आपको जो दूसरा दिखाने वाला हूँ, वो मैं परचेज इनवॉइस बुक करता हूँ विथ लाइन डिस्काउंट। तो जैसे लाइन डिस्काउंट का है तो उसका अलग से पूरा का पूरा लाइन डिस्काउंट का हमारे पास अलग है, मतलब हमारा जो पोस्टिंग सेटअप है उसमें हम लाइन डिस्काउंट अलग ब्रीफ कर सकते हैं और इनवॉइस डिस्काउंट अलग कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइन डिस्काउंट का दिखाता हूँ पहले। ओके, तो मैं आपको पहले लाइन डिस्काउंट का दिखाता हूँ। लेट से मेरा ये जो है, ये प्राइस जो है 31.5 है। ओके, 31.5 इसका रेट है, लेकिन मेरे को जो मेरे सप्लायर ने दिया हुआ है, सप्लायर ने मेरे को इस पे 10% का डिस्काउंट दिया है लाइन पे। लाइन पे डिस्काउंट बोले तो वो सीधा आप पे उस पे इम्पैक्ट करता है कि लाइन पे आपने डिस्काउंट किया तो आपको जो आपकी टोटल प्राइस है, जो आपका आया, अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं। ओके, सो 31.5 मल्टीप्लाइड बाय 150, सो मेरा कॉस्ट हो रहा था 4725, लेकिन अभी यहाँ पे है 4252, क्योंकि मेरा 4725 पे 10% डिस्काउंट आया है। ओके, 475 माइनस यहाँ पे जो डिस्काउंट आया मेरा 472.5 का। ओके, सो 4252.5। अभी इस केस में क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन डिस्काउंट दिया, तो सिस्टम के अंदर अपने पास क्या है ना कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा जो डिस्काउंट है, वो जो डिस्काउंट है वो मतलब मुझे ट्रैक करना है कि मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है कि मुझे लाइन पे, मतलब मेरा सप्लायर ने मेरे को लाइन पे कितना डिस्काउंट दिया या मेरा इनवॉइस लेवल पे, तो मैं अलग अलग GL अकाउंट्स करके वहां पे दिखा सकता हूँ। अभी मैं इसको आपका प्रीव्यू पोस्टिंग दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको 5 GL एंट्री मिलेगी। अभी यहाँ पे आप देखो, सारा का सारा आ गया, मैं अभी डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पेमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड लाइन लेवल, ये मैंने लाइन का अलग से बना रखा है। ये मैंने कहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि आपका अकाउंट डिस्काउंट से माइनस होकर आपका अकाउंट पेबल जाएगा। ओके, तो ये जो है 20200, ये है जनरल पोस्टिंग सेटअप में। जनरल पोस्टिंग सेटअप में यहाँ पे अपने ऑप्शन मिलता है ना, परचेज लाइन डिस्काउंट अकाउंट एंड परचेज इनवॉइस डिस्काउंट अकाउंट। तो मैंने आपको अभी क्या दिखाया, परचेज लाइन डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अभी मैं इसी में परचेज इनवॉइस डिस्काउंट अकाउंट भी कर देता हूँ। लेट्स से उसने लाइन पे 10% दिया है और 2% मुझे दिया इनवॉइस पे। ठीक है, अभी ये और कम हो गया, 4167.45। अभी मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो अभी यहाँ पे 6 एंट्रीज आ गई उसकी। अभी तक 5 थी, अभी 6 एंट्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या देगा हमने, 20203 एंड 20200। इट मींस मेरी लाइन का अगर मुझे ट्रैक करना है, मेरे लाइन पे अकाउंट आएंगे, तो वो मैं ट्रैक यहाँ पे अलग GL अकाउंट डाल के, और मेरे पे कितना डिस्काउंट है तो एक पे में ये पता चल जाता है। तो में बाकी के सारे GLs वो वही है, एक वेंडर पोस्टिंग ग्रुप का है, दूसरा इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप का है। तो यहाँ पे जो है, जो भी हम ये देखते हैं, लेकिन रैदर ही यूज में आता है कि हाँ ये इतने सारे तो हैं, लेकिन यूज में कब आएंगे, तो वो इसका बेसिक यूज तभी आएगा कि अगर आपने परचेज लाइन डिस्काउंट अकाउंट है और परचेज इनवॉइस डिस्काउंट अकाउंट है, तो आप ये 2 अलग अलग GL बना के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सप्लायर अगर आपको 2 टाइप के डिस्काउंट दे रहा है, या कभी होता है कि हाँ एक ही में दे रहा है ना, उसका सारा का सारा
मतलब करके या वैसे, तो उस केस में ये अपने ये जीएल अकाउंट्स हम मैप करते हैं कि अगर मेरा डिस्काउंट दे रहा है तो। ओके, ये एंट्री मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। सो ये डिस्काउंट वाला हो गया, यहाँ पे मेरे डिस्काउंट वाले एंट्री जाएंगे। ओके, लाइन डिस्काउंट एंड इनवाइस डिस्काउंट। इसके बाद है जो है वो है मैं आपको दिखाता हूं अभी क्रेडिट नोट का, पोस्टेड क्रेडिट मेमो। ठीक है, परचेज क्रेडिट मेमो। अभी यहाँ पे दो तरीके इसके हो सकते हैं, परचेज रिटर्न ऑर्डर भी हो सकता है या परचेज क्रेडिट मेमो। तो मैं परचेज रिटर्न ऑर्डर से पहले आपको क्रेडिट मेमो दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने वो उसका सप्लायर का किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे प्रोसेस में अपने पास ऑप्शन है गेट पोस्टेड डॉक्यूमेंट लाइंस टू रिवर्स, मतलब तो यहाँ पे अपने को सारे के सारे वो लाइंस यहाँ पे मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर सप्लायर का, कि कितनी इस पर्टिकुलर सप्लायर से अपने पास कितने मटेरियल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको पोस्टिंग डेट से फिल्टर कर देते हैं अपन। प्रॉब्लम, तो अभी यहाँ पे मैंने ये वाली इनवॉइस पोस्ट करी है। ओके, तो अभी इसमें से मेरे को 150 क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह था, सब कुछ था, तो यहाँ पे जैसे ये वाला है तो मैं इसको यहाँ पे रिवर्स करता हूँ। तो मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी। ओके, अभी मैं यहाँ से मेरे को यहाँ पे सिर्फ इसको 10 कार्टन वापस करने हैं क्योंकि वो खराब आए थे। ओके, तो यहाँ पे मैं रीजन भी डाल सकता हूँ कि ये क्या है, मतलब मटेरियल का रीजन क्या है, कि रिटर्न का क्या है। तो मैंने जैसे रिटर्न का किया इसका। ओके, अभी ये मेरा पूरा आ गया। अभी मैंने क्योंकि मैंने पोस्टेड डॉक्यूमेंट से लिया है। ओके, तो यहाँ पे वो कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट आ गई उसकी, जिस जिस कॉस्ट पे, ये जो डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट इस पर्टिकुलरली यहाँ से आई 31.5 से, क्योंकि मेरे को उसने डिस्काउंट भले दिया था लेकिन मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो पूरा का पूरा जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट है वो डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा यूनिट कॉस्ट है वो मेरा 31.5 है, उसने बाद में मेरे को डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा वो 31.5 ही आएगा। अभी मैं यहाँ पे इसको मैं आपका प्रीव्यू पोस्टिंग दिखाऊं। सो यहाँ पे जीएल एंट्री में, ओके, उसने डिस्काउंट का 31.5 और ये जो परचेज क्रेडिट मेमो है सो 50109 50101। ओके, परचेज क्रेडिट मेमो अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है मेरा मेरा इस अकाउंट में जाके आ, ये अकाउंट मेरा हिट हुआ जब मैंने उसको रिवर्स किया ट्रांजेक्शन। तो ये अकाउंट मेरा जनरल पोस्टिंग सेटअप में है। ओके, ये देखो परचेज क्रेडिट मेमो अकाउंट। जब भी मैं कोई क्रेडिट नोट कर रहा हूँ, क्रेडिट नोट बुक कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अलग अकाउंट्स मेंशन कर सकता हूँ, या मोस्टली जो कंपनीज क्या करती हैं वो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट मेमो अकाउंट में भी कॉमन कर देती हैं। तो उस केस में यहाँ पे परचेज क्रेडिट मेमो अकाउंट मैंने अभी के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने अलग बनाया हुआ है। तो अभी जब मैं वो पोस्ट करूंगा ट्रांजेक्शन, मेरा परचेज क्रेडिट मेमो अकाउंट जाएगा, और जो यहाँ पे आएगा जो मेरा पेबल जाएगा, अकाउंट्स पेबल, उसको मेरा ये 283.5 के साथ में जाएगा। ओके, अभी क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया था तो सिस्टम या कि डिस्काउंट भी ये वापस से कैलकुलेट करके कर रहे हैं सारा का सारा। तो इस तरीके से जब आप क्रेडिट नोट पोस्ट कर रहे हैं, चाहे आप रिटर्न ऑर्डर के थ्रू पोस्ट करिए, ओके, चाहे आप परचेज रिटर्न ऑर्डर के थ्रू पोस्ट कीजिए, या आप पोस्ट कीजिए परचेज क्रेडिट मेमो के अगेंस्ट। तो परचेज क्रेडिट मेमो में हमने क्या लिया कि यहाँ पे अगर मैं आपको परचेज क्रेडिट मेमो में अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखाता हूँ, नॉट
सो यहाँ पे है जैसे ये वाली कौन सी इनवॉइस के अंदर आपको वो पोस्ट करना है। सो इसको पोस्ट किया, यहाँ पे मान लीजिए 300 का। अभी यहाँ पे आप जीएल ले सकते हैं या जो है उस जीएल और वो लेने के बाद अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे तो उसमें भी मेरा 50101 ही क्रेडिट मेमो अकाउंट जाएगा। ओके, क्योंकि मैं क्रेडिट नोट पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं रिटर्न ऑर्डर से पोस्ट करूँ या मैं क्रेडिट नोट के अकाउंट क्रेडिट मेमो से करूँ। तो यहाँ पे अब जनरल पोस्टिंग सेटअप का भी जाता है और मेरा उसके साथ साथ में जो अकाउंट हिट होता है जनरल पोस्टिंग सेटअप में भी और वेंडर पोस्टिंग ग्रुप का भी जाएगा और वो इन्वेंट्री का भी, क्योंकि जहाँ पे इन्वेंट्री इन्वॉल्व है वहां पे इन्वेंट्री का अकाउंट हिट हो जाए, परचेज रिटर्न ऑर्डर है, उस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास इन्वेंट्री वापस मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब मेरे यहाँ से वो लेस होके सप्लायर को वापस जा रही है। तो वहां पे इन्वेंट्री अकाउंट आएगा और जहाँ पे डायरेक्ट ही सीधे जीएल अकाउंट लेके कर सकते हैं तो वहां पे वो इन्वेंट्री वाला ना आके सीधे आपका वेंडर पोस्टिंग ग्रुप का आएगा और वेंडर पोस्टिंग आएगा। तो ये एंट्रीज रही इसकी परचेज क्रेडिट मेमो की। दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ एक प्री पेमेंट कि अभी आपका कोई जो प्री पेमेंट है ना, आप जब भी कोई प्री पेमेंट करते हैं जो एडवांस पेमेंट करते हैं, सब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बनाया इसको, अभी आप जब अभी आप इसका स्टैटिक्स देखोगे, ठीक, तो स्टैटिक यहाँ पे 787.5, ठीक है, 787.5 का ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आपको यहाँ पे आपको प्री पेमेंट करना है। जैसे अभी मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये मेरे को रिलीज नहीं करने देगा टिल द टाइम तो प्री पेमेंट अमाउंट ऑन द डॉक्यूमेंट टाइप ऑर्डर विद दिस। सो जब भी मैं यहाँ पे ऐसे, और ये प्री पेमेंट का सेटअप कहाँ से होता है, प्री पेमेंट का सेटअप भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि पेमेंट जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस बनाते हैं, ऐसे ही तो आइटम भी बना सकते हैं, ये आपने डिफाइन कर दिया, या आप कस्टमर और वेंडर पे जाके अलग अलग करते हैं। तो मैं आपको पहले आइटम से दिखा देता हूँ कि आप आइटम से कैसे करेंगे, और जो आइटम है आप मैप करते हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिक चलाया जाता है। अभी जैसे ये आइटम है, इस आइटम में यहाँ पे रिलेटेड एक्शन के अंदर पर प्री पेमेंट परसेंटेज, तो प्री पेमेंट परसेंटेज के अंदर में आप यहाँ पे अपने सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हो और वो ये आइटम तो आपका रहेगा ही, और उसके बाद में आपको प्री पेमेंट परसेंटेज कितना पे करना है। ठीक है, अभी जैसे ये मेरा है सप्लायर, ओके, ये कैंडल है, तो परचेज प्री पेमेंट परसेंटेज, तो यहाँ पे जो मैंने वहां पे अभी सप्लायर लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है इसके ऊपर वाला, ये 30 वाला। तो 30 वाले के लिए मैंने 30% प्री पेमेंट डाला हुआ है कि जब भी मैं ऑर्डर करूंगा तो मैं 30% का प्री पेमेंट उसको जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये मैंने, तो ये परचेज प्री पेमेंट परसेंटेज हो गया। सेम है सेल्स का भी आप यहीं पे कर सकते हो, जब भी आप इस आइटम की सेल बनाओगे तब वहां पे आप प्री पेमेंट परसेंटेज कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे भी अपने कस्टमर से रेट कर सकते हो। और यहाँ पे अप्लाई है कि मतलब ऑल कस्टमर या कैसे, तो आप अगर मतलब कॉन्फिडेंस रखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, रेदर देन आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ 30% डाला हुआ है उस सप्लायर के लिए, तो
यहाँ पे जो ये कैलकुलेट हो रहा है स्टैटिक्स में, ये इसका 30% हो रहा है। ओके, 1 मिनट। ओके, ये दूसरा सप्लायर है, ये मैंने उसके लिए ले लिया था। 1 मिनट, ओके, इसके लिए जो मेरा ये सप्लायर है, इसके लिए मेरा प्री पेमेंट परसेंटेज 25 है। सो इसलिए वो 25% के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर रहा है। ओके, 787.5 और यहाँ पे 787.5। तो जो भी आप परसेंटेज वहाँ पे प्री पेमेंट डालेंगे, तो प्री पेमेंट का वहाँ पे वो पोस्ट करेगा। अभी उसके बाद आपको करना पड़ता है प्री पेमेंट की इनवॉइस की पोस्टिंग। तो यहाँ पे पोस्टिंग एक्शन, पोस्टिंग, प्री पेमेंट एंड प्री पेमेंट के अंडर पे पोस्ट एंड यहाँ पे पोस्ट प्री पेमेंट इनवॉइस। सो डू यू वांट टू पोस्ट द प्री पेमेंट? सो मैं इसमें यहाँ पे यस करूंगा, तो यहाँ पे ये प्री पेमेंट इसकी पोस्ट हो गई है। अभी जब मैं इसकी एक्चुअल इनवॉइसिंग करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इसका प्रीव्यू पोस्टिंग लेता हूं, तो तो यहाँ पे जो पहले से हिट हुआ था, ओके, 2028, वो यहाँ पे आएगा। क्योंकि मैंने पहले उसको पे कर रखा है एडवांस 2028, ये पेमेंट है। ये मैंने जनरल पोस्टिंग सेटअप में प्री पेमेंट का भी अपने पास एक कॉलम होता है कि प्री पेमेंट कर रहे हैं, परचेज के टाइम में जो प्री पेमेंट कर रहे हैं, परचेज प्री पेमेंट, तो 2028, तो उसके में क्या आना चाहिए? परचेज प्री पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो पहले इसका परचेज प्री पेमेंट अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ था, अभी इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये डेबिट होगा। तो अगर जब मैं पोस्ट करूंगा, जब भी आप कोई प्री पेमेंट पोस्ट करते हैं ना, तो उसका जो आपको व्यू मिलेगा, तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा। अभी पोस्ट करते हैं ना, तो आपका जो दूसरा लाइन बन रहा है, जब पोस्टेड पर्सन इनवॉइस जाके, जैसे अभी मैंने 100 बुक्स का यहाँ पे किया था, तो 787.5। तो यहाँ पे जब वो एक्चुअल परचेज ने पोस्ट किया ना, तो उसने 3150 से मेरी जो प्री पेमेंट वाली इनवॉइस थी उसको माइनस करके पोस्ट किया हुआ है। तो उस केस में जैसे मैं आपको दिखाया, तो मेरा प्री पेमेंट अकाउंट तब हिट होगा जब मैं प्री पेमेंट कर रहा हूँ अपने सप्लायर को। प्री पेमेंट एज अ बेसिकली वो एक एडवांस हो गया, अगर हम बोले उसको कि वो एडवांस हो गया। ओके, और एक और चीज है जो एक जैसे आप कभी आपका कोई सप्लायर है, ठीक है, जो अगला सिनेरियो है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपका कोई सप्लायर है और आपने वो सप्लायर आपको ऐसा है कि आपकी उसके साथ में जो पेमेंट डाल वो 30 डेज की है, लेकिन आप उसने क्या किया, आपको एक गिफ्ट या ऑफर दिया कि जब भी आप आपने मुझे उसने आपको मटेरियल आज भेजा, लेट्स से 26 सितंबर, आज उसने मटेरियल को भेजा, तो उसके साथ 30 डेज की पेमेंट हमने की जो ड्यू डेट बनती है वो 26 अक्टूबर बनती है। उसने आपको बोला कि अगर आप मुझे 10 नवंबर को मेल कर दिए हैं, या लेट्स से कि मेरी इनवॉइस के
10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। सो वो सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उस केस में भी अपने पास जीएल अकाउंट्स हैं कि जब मैं पेमेंट पोस्ट करूंगा, ओके, जब मैं पेमेंट पोस्ट करूंगा तो उस केस में ऐसे डिस्काउंट की एंट्री जाती है, वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद मैं आपको इनवॉइस और वो पेमेंट टर्म्स का वर्किंग दिखा देता हूँ। ओके, से 100 and direct cost is 4.5 and after that okay, so in the invoice detail here you can see यहाँ पे मेरा जो पेमेंट टर्म्स कोड है अभी वो करंट मंथ है। ओके, जो भी मेरा पेमेंट टर्म्स है ना, जो भी मेरा पेमेंट टर्म्स है अभी, जो यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म्स दिख रही है, वो पेमेंट टर्म्स आपको करंट मंथ की दिख रही है। तो पहले मुझे तो पेमेंट टर्म्स चेंज करनी है, ठीक है। तो आप जब भी कोई पेमेंट टर्म्स बनाते हैं, जब भी आप कोई नया पेमेंट टर्म्स का कोड बनाते हैं, तो आपने ये, आप सब सारे फंक्शनल कंसल्टेंट है तो आप सब इस टेबल से तो वाकिफ हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि 1 मंथ 10 डेज, 1 मंथ 10 डेज, डिस्काउंट डेट 10 डेज, मतलब 1 मंथ का आपका ड्यू डेट है। लेकिन अगर आपकी इनवॉइस डेट से 10 दिन में कोई आपको पेमेंट दे देता है तो आप क्या करेंगे, मतलब वो आपका सप्लायर है। सेम एज ये आपके कस्टमर के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि मैंने आपको, मान लीजिए आपने आपको किसी कस्टमर को आपने इनवॉइस रेज करी और उसने जल्दी से पेमेंट कर दी, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, सो आप उसको 5% का वो डिस्काउंट का ऐसा टर्म्स बना सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज 5 है, तो मैं ये टर्म्स यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये मेरे टर्म सेलेक्ट कर दी मैंने। यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ओके, अलग है, मेरी इनवॉइस पोस्ट हुई विद द पेमेंट टर्म्स की मंथ इसका। अभी मैं पेमेंट इसका पे और इसको मैं पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से दिस एंड वो मेरा सप्लायर जो है नॉट पब्लिशर, ओके, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट मेरा capacity invoice and applies to, यहाँ पे मैंने अभी ये जो है ये वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने वो इनवॉइस ली, आपकी इनवॉइस कितने की है, आपकी इनवॉइस है 2800 की, 2800 की। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, आपको पे कितना करना है, 2660। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट डाल रखा है, आपके सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दे रखा है। तो अगर आप इसकी प्रीव्यू पोस्टिंग करते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको 3 जनरल लेजर एंट्रीज दिखेंगी। एक तो आपका पेमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, और दूसरा आपका पेएबल अकाउंट, और तीसरी बैंक की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 140 है वो आपका 2800 पे 10% जो दिया 5% का वो एक डिस्काउंट है।
5% का उसने डिस्काउंट आपको दिया। अभी ये जो है ये भी आपका जनरल पोस्टिंग सेटअप का ही है। जनरल पोस्टिंग सेटअप में अगर आपने ध्यान दिया है तो जनरल पोस्टिंग सेटअप में यहाँ पर परचेज पेमेंट डिस्काउंट, परचेज पेमेंट डिस्काउंट डेबिट अकाउंट, परचेज पेमेंट डिस्काउंट क्रेडिट अकाउंट। तो अभी यहाँ पे जो ये एंट्री जा रही है ये 20201 की है। एक 201 चलो यहाँ पे वो एंट्री रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। टू पेमेंट डिस्काउंट क्रेडिट अकाउंट, ओके। क्योंकि वहां पे जब आपने वो एंट्री पोस्ट करनी है तो जनरल पोस्टिंग सेटअप कभी आएगा, जब भी जनरल पोस्टिंग सेटअप कब आएगा, जब आपका कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका हेडर मतलब आपका जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप और जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब वहां की एंट्रीज होंगी। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने सीधे पेमेंट करी है, मतलब पेमेंट प्रोसेस करा है। तो ना तो मेरे अकाउंट में जो मेरा बैंक अकाउंट का कार्ड है वहां पे प्रोडक्ट पोस्ट हुआ है, और ये मेरा सप्लाई के अंदर यहाँ पे है पेमेंट क्रेडिट अकाउंट और पेमेंट डिस्काउंट डेबिट अकाउंट। तो अभी डिस्काउंट क्रेडिट अकाउंट का है 20201। तो यहाँ पे आपको हिट हो रहा है जब मैं पेमेंट पोस्ट कर रहा हूँ। और वो भी पेमेंट टर्म कैसी है कि जिस दिन से इनवॉइस है उस दिन से उस दिन से 10 दिन के अंदर अगर मैं ये पेमेंट पोस्ट कर रहा हूँ तो ये एक हुआ इनवॉइस का, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक और ये पोस्ट करता हूँ। और एक आपने पेमेंट टॉलरेंस सुना हो, पेमेंट टॉलरेंस का भी अकाउंट अपने पास होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको पेमेंट टॉलरेंस का दिखाता हूँ आपको। उस पेमेंट टॉलरेंस से क्या करना पड़ता है ना, पेमेंट टॉलरेंस को यूज करने से पहले हमारा एक सेटअप है जनरल जनरल लेजर सेटअप पे। जनरल लेजर सेटअप के अंदर ये जो एप्लीकेशन का है ना, यहाँ पे अपने को डिफाइन करना पड़ता है कि पेमेंट टॉलरेंस परसेंटेज, ये बुलियन अपने को ऑन करना पड़ता है यहाँ पे कि कितना है क्या नहीं। तो पेमेंट टॉलरेंस परसेंटेज मैंने अभी यहाँ पे 5% डाला है और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो $50 है। तो अगर ये चेंज भी करना है तो आप यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं, और जो कि ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंज पेमेंट टॉलरेंस परसेंटेज है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने मैक्स पेमेंट टॉलरेंस परसेंटेज 5 रखा है, 50, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये अनएडिटेबल फील्ड है तो उसके लिए अपने को एक्शन से ही जाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक आप करेंसी वाइज भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं किसी एक इनवॉइस का मतलब कोई एक कस्टमर मेरा वेंडर है, ठीक है, उस वेंडर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। इस वेंडर को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी अमाउंट जो फिगर है वो 2362.5 है, ओके। यहाँ पे ये फिगर आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ये भी डिस्काउंट रिलेटेड ही entry है, पुराना लेता हूँ जिसमें डिस्काउंट का जिसका ड्यू डेट अलग है, ये भी डिस्काउंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका है ये 231525 है, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे मान लो 2300 पे करता हूँ, ठीक है। तो 300 की यहाँ पे जो है
ठीक है, ये है 4132.1। अभी मैं इसको 4100 पे करूंगा तो सिस्टम में ये एक पॉपअप बटन आया, यहाँ पे एक मैसेज आया, एन एक्शन इज रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग द पेमेंट टॉलरेंस वार्निंग रिगार्डिंग द बैलेंस अमाउंट। अभी ये आपको क्या देगा यहाँ पे, अगर आप इसको, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है, या तो आप ये अमाउंट छोड़ सकते हैं, लीव रिमेनिंग अमाउंट की, आप इसको जो ये $32.1 बच रहा है आपके अमाउंट से, उसको आप बाद में पे करेंगे, या तो जो दूसरा वाला है वो आपको बोल रहा है कि पोस्ट द बैलेंस एज पेमेंट टॉलरेंस। तो हमने क्या डाला है कि अभी जैसे आपने यहाँ पे पोस्ट द बैलेंस एज पेमेंट टॉलरेंस किया तो यहाँ पे ये 0 हो गया। तो सिस्टम क्या कर रहा है ना, अभी आप जैसे कोई भी पेमेंट है तो आप उसको मतलब अगर रिमेनिंग कर रहे हैं तो वो लीव रिमेनिंग के लिए कर रहा है, और अगर आप टॉलरेंस में डाला है तो मैंने वहां पे टॉलरेंस जो डाला है वो मैक्सिमम 50 तक का डाला है, मिनिमम 50 का। तो यहाँ पे जो अमाउंट है मैंने ये 30.1 का है, तो ये उसके रेशियो में में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ये वर्क कर, तो मैं इसको यस करता हूँ और इसकी आपको प्रीव्यू पोस्टिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो जीएल एंट्री देखेंगे तो जीएल एंट्री में पेमेंट टॉलरेंस डिक्रीज अकाउंट 61906 ये मेरा वेंडर पोस्टिंग ग्रुप का ही है। ओके 61906 पेमेंट टॉलरेंस क्रेडिट अकाउंट एंड पेमेंट टॉलरेंस डेबिट अकाउंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप ज्यादा पे कर दो, अभी आपने कम पे किया है, कभी आप ज्यादा पे कर दो, तो वो उसके रेशियो में वो लेके चलता है कि अच्छा ये ज्यादा जो पे किया है इसको बैलेंस में रखवाना है या फिर उसके लिए भी टॉलरेंस पोस्ट करना है। तो उस केस में आप अलग अलग अकाउंट यूज कर सकते हो। तो ये पेमेंट टॉलरेंस का हो गया, ठीक है। तो ये भी ट्रांजेक्शन है, जैसे ये सेल परचेज में वर्क कर रही हैं, सेम की सेम ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी सेल्स पे भी वर्क करती हैं, चाहे वो आपका बस जीएल अकाउंट चेंज हो जाएगा, फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी वही रहेगी। चाहे आप सेल शिपमेंट बना रहे हैं, जब भी आप सेल शिपमेंट बना रहे हैं तो उस केस में आप बना सकते हैं, तो आप वहां पे डिलीवरी पहले करेंगे सेल शिपमेंट की, तब आप ले सकते हैं वहां पे मतलब जब आप सेल शिपमेंट बना रहे हैं तो पहले आप शिपमेंट पोस्ट करेंगे तब जीएल एंट्री गिरेगी, वही है सब्जेक्ट टू वही कि इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप में अगर आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल का बूलियन ऑन है। इसके अलावा जो दो हैं चीजें जो कि आपका सेल साइड में है लेकिन परचेज साइड में नहीं है, वो एक है पोस्ट फाइनेंस चार्ज मेमो और एक पोस्ट रिमाइंडर। बाकी सारा का सारा जाए, जैसे मैंने आपको पेमेंट टॉलरेंस बताया या आपको एप्लीकेशन राउंडिंग का बताया, ये सारा का सारा जो मैंने परचेज में दिखाया, तो वो आप अगर आप प्रैक्टिस करो आप देखोगे तो आपको सेम में सेल्स में भी वो मिल जाएगा सेम। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है सेल्स फाइनेंस चार्ज में होगा और पोस्ट रिमाइंडर का। तो पहले मैं आपको रिमाइंडर दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक रिमाइंडर का मैंने यहाँ पे कर रखा है। अभी इसमें क्या होता है, रिमाइंडर में आपको पहले तो रिमाइंडर में आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको टर्म्स कोड बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आपका कोई रिमाइंडर अगर आपको भेजना है अपने सप्लायर को, सॉरी कस्टमर को, क्योंकि आप रिमाइंडर कब भेजेंगे, आप रिमाइंडर तब जाएगा जब आपकी कोई पेमेंट है, ओके, पेमेंट है जो ओवर ड्यू हो चुकी है या ओवर ड्यू होने वाली है, तो आप रिमाइंडर भेजते हैं, मेल भेजते हैं, फॉलोअप मेल उसे हम बोल सकते हैं। ये बेसिकली उस टाइप का है। तो यहाँ पे लेवल्स हैं कि जैसे आपने कोड यहाँ पे डाला ना कि ये डोमेस्टिक कस्टमर के लिए, तो आपको लेवल यहाँ पे डिफाइन करना है कि अच्छा एक पहली बार रिमाइंडर कितने में जाएगा, 5 दिन में, दूसरी बार रिमाइंडर कब जाएगा, 1 मंथ में। तो जब आप रिमाइंडर भेजते हो तो आपका, अगर वो आप चाहो तो वहां पे चार्ज कर सकते हो, तो 7.7 ऐसे आप जो भी आप अमाउंट अगर वहां पे डालोगे तो वो अमाउंट क्या करेगा ना, वो कस्टमर लेजर एंट्री में उसके साथ हिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे, तो ये एक सेटअप आपको बनाना पड़ता है रिमाइंडर के लिए, ओके। यहाँ पे रिमाइंडर के लिए और फाइनेंस चार्ज मेमो का अलग से है, या इसका कॉम्बिनेशन भी चलता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट करके है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी अगर ये बूलियन ट्रू कर दोगे तो वो भी वर्क ये लेके चलता है इंटरेस्ट। फाइनेंस चार्ज मेमो मैं अभी सेकंड एग्जांपल में बताता हूँ। तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक कस्टमर में मैंने ये सेटअप्स बनाए फाइनेंस रिमाइंडर के। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरा कस्टमर ले लिया, ओके, कस्टमर मैंने ले लिया। अभी इसमें क्या गया, प्रोसेस
ओके, सजेस्ट रिमाइंडर लाइंस, ये मेरी बैच जॉब है, इसको मैंने रन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया। अभी आप यहाँ बैच जॉब में आपको बताना पड़ेगा कि आप इनवाइस के लिए कर रहे हो, मतलब आपके पास डिपेंड है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में आप ये रिमाइंडर लगा रहे हो। तो जैसे मैं अभी जो रिमाइंडर पोस्ट लगा रहा हूँ, जो मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ओल्ड इनवाइस, वो इनवाइसेस के लिए कर रहा हूँ जो ये यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे इनवाइस डॉक्यूमेंट टाइप में इनवाइस का फिल्टर दिया हुआ है। अभी मैंने इसको रन ओके किया, तो यहाँ पे देखो वो, क्योंकि एक रिमाइंडर मैं पहले भेज चुका था, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमाइंडर लेवल भी, ये दूसरा रिमाइंडर लेवल है। ओके, यहाँ पे ये रिमाइंडर लेवल है, तो यहाँ पे दूसरा है ये रिमाइंडर लेवल। तो यहाँ पे आपको ये इनवाइस है, ड्यू डेट इसकी 2 मई थी। ओके, ये आई थिंक ये फरवरी है, तो ये 5 फेब है। ओके, तो यहाँ पे वो एडिशनल फी करके उसने 15.5 और जोड़ दिए। तो अभी उसने फिर यहाँ पे ये नीचे ये स्टैंडर्ड लेमैन लैंग्वेज में आता है। हाँ, अभी ये जब आप इसको इशू करेंगे, जब भी आप ये रिमाइंडर को इशू करेंगे, तो आप क्या देखेंगे ना, ये 15.5 जो है, ये जो 40501 जो जीएल अकाउंट है, ये आपका एडिशनल फी अकाउंट है, ठीक है। तो एडिशनल फी अकाउंट ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका कस्टमर पोस्टिंग आप जाओगे अगर, कस्टमर पोस्टिंग एडिशनल फी अकाउंट जो है ना, जीएल अकाउंट वो पोस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इशू कर दोगे, तो ये अभी इसकी जो कस्टमर जो है उसको 38,000 है, लेकिन अभी ये आप ऐड कर दोगे तभी उसको कितना पे करना है, 38,015.5 डॉलर। तो यहाँ पे आप इसको जाके इशू कर सकते हैं। ये रिमाइंडर इशू करना हुआ, तो आप रिमाइंडर इशू करते हैं तो आपको ये और भी फैसिलिटी मिलती है। आप उसको ईमेल पे लेना चाहते हैं या डायरेक्ट आप ईमेल भेजना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं, तो ये रिमाइंडर का केस है। सेम है आपका फाइनेंस चार्ज वर्क करता है, फाइनेंस चार्ज मेमो, कि जब भी आपने कोई फाइनेंस चार्ज बनाया है, तो जैसे आपने कोई फाइनेंस चार्ज मेमो बनाया, ओके, उसमें भी आपका क्या है, पोस्टिंग फास्ट ट्रैक के अंदर आपने यहाँ पे उधर भी आपको डिफाइन करना पड़ता है, कोड लेना पड़ता है कि ये कौन से सप्लायर के लिए क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट पीरियड। ओके, तो ये सारी को आपको कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस सच क्रिएट फाइनेंस चार्ज मेमो, यहाँ पे तो आप करते हो, तो यहाँ पे फिर से वो बैच जॉब आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं इसको करूँ, तो एक मिनट, कस्टमर चेंज कर देते हैं। क्योंकि अभी ये इसकी जो इनवॉइसेस पोस्ट हुई है, अभी मैं इसको जैसे यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ एक बार। यहाँ पे ये मतलब ये रन क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बार देखना पड़ेगा। बट आपके पास एक और भी ऑप्शन है, आप मैनुअल भी, अगर आपको करना है तो आप कस्टमर लेजर एंट्री में आप जाएंगे, ठीक है। Okay. Akash, for that you can go to the pending customer ledger entries, open customer ledger entries. Okay. I think ये जो है ना, जो फिल्टर जा रहा है ना बैच जॉब के लिए, उसमें प्रॉब्लम जा रहा है। तो एक बार आप ये चेक कर लो, ओपन लेजर एंट्रीज जो है वो कौन सी डेट की है, फिर वो डेट रेंज ले लो। 9th जुलाई वाला आप ले सकते हो, दैट इज ऑलरेडी ओवरड्यू। करेक्ट, सो इस कस्टमर जो है वो 70 का है। 70, यस। वन मोमेंट, यस, but this is the 70. But posting date is, I think, okay. पोस्टिंग डेट ऑफ ये लेना पड़ेगा, और हाँ उसका टाइप इनवॉइस लेना पड़ेगा आपको।
जुलाई का ले लो रेंज। सॉरी, ये मैं आपको ये रन नहीं 60,000 दिखा रहा था। आप जिसमें जाएंगे तो 60,000 दिखा रहा था इंस्टेड ऑफ 70,000। या कस्टमर चेंज करना बाकी। थैंक यू। Yeah. So I don't think it's also not working. अभी मुझे एक बार चेंज कर। नहीं, आपका चार्ज मेमो 70,000 है। आप उसको अभी आपका C70 है ना कस्टमर नंबर, पहले चार्ज मेमो में आप उसको ही 70,000 कीजिए। नहीं, एक मिनट आकाश, थोड़ा रिलैक्स करो, उसमें जाओ वापस क्रिएट फाइनेंस चार्ज में। अब यहाँ पे फिल्टर टू कस्टमर तो है, और फिल्टर तो और कुछ कोई दूसरा नहीं लग रहा ना, वो एक बार चेक कर लो। नो, और कुछ नहीं। हाँ, अब नहीं, वो लेजर एंट्री में 70,000 था गुलशन, वो मैं बता रहा हूँ। कस्टमर नंबर 70,000 था, ये 70 है। नो आप, हाँ तो मैंने 70 किया ना, यहाँ पे देखो। नहीं 70,000 था नंबर उसका, सी नहीं था उसमें, शायद 70,000। आप ये बोल रहे हैं शायद 70,000 कस्टमर नहीं है। नो आकाश, वो तुम्हारा C70 सही है। आप एक ना इसका जो आपने सेटअप किया है ना, उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, there is some gap. One moment. नहीं रन हो रहा है, सॉरी, बट आप मैनुअली कर सकते हैं। कस्टमर लेजर एंट्री में आप जाइए, डॉक्यूमेंट टाइप में आप इनवॉइस, और वहां पे आप कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको बनाना है, सो आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। अगर आपका इस तरीके से नहीं वर्क करता है तो आपका यहाँ पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो दे देगा कि आप 210.99, और फिर आप ये इशू कर सकते हैं। तो सेम कस्टमर पोस्टिंग में जब आप जाएंगे कस्टमर पोस्टिंग सेटअप में, तो जो आपका चार्ज मेमो का जो है, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप का जो है अपना कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप में ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है, ओके, ये इंटरेस्ट अकाउंट मेरा जाएगा, क्योंकि वो मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ कस्टमर से, क्योंकि उसने मेरे को पे नहीं किया है ड्यू डेट पे, तो ये मेरा वो इंटरेस्ट अकाउंट मेरा हिट होगा वहां पे। सो ये जो है आज का सेशन थ्रू आउट ट्रांजेक्शन बेस्ड था। आई होप आप लोगों को मतलब अच्छा लगा हो, एंजॉय आया हो। सो बेसिकली जो आज का ये थ्रू आउट सेशन जैसा था कि ट्रांजेक्शन बेस्ड था, जैसे मैं सिर्फ टाइम कम है तो मैंने सिर्फ आपको परचेज की ट्रांजेक्शन दिखाई, आपको सेल्स की ट्रांजेक्शन मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट आप गारंटेड कि जैसे परचेज की ट्रांजेक्शन वर्क कर रही है, सेम एज आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन भी वर्क करेगी। और सो क्वेश्चन है वो हम लेंगे, उसमें एक आपको जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक और इंफॉर्मेशन दे दें कि जब भी आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं तो आप जब भी किसी सेशन के लिए रजिस्टर करते हैं, या तो आप जैसे हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन कि जब भी हमने कोई नई पोस्ट डाली तो आप अपने आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप ये बूलियन जो है वांट टू परमानेंट अटेंडी का, ये अगर आप ट्रू कर देते हैं तो आपको ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है। फिर आगे के जो भी सेशन है वो आपको बाय डिफॉल्ट आपके उनके ईमेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा चेंज था, हमने ये इसके पहले भी आपको इसके बारे में बता रहा होगा। तो ये दिस वन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। Yeah, okay, so thank you so much Akash, and today Gulshan was not able to join this session, so my name is Dhaval Bhatt, and I gave you the initial introduction for the session also, so that's anyway. But if somebody has any question, they can please ask. Dhaval, please post that video. Sorry Akash, that you or wait
Dhaval, Yeah, am I audible? yeah, Akash. Dhaval, I'm not able to post that link. Will you please help me to post that in the chat box so that the people Yeah, sure. can refer that, और आप सिंपली जाके हमारे चैनल पे आप वो लिंक रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो थ्योरी था बेसिकली। आपको तो एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आए तो आप बेटर आप वो पूरे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो यप, so I think let's wrap up. Yeah, so nobody has any question, then we can definitely wrap up. Yeah, thank you so much all of you. आपने अपना कीमती समय निकाला। Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much, guys. मुझे क्वेश्चन Hello, Sarabjot, do you have any question? No. Hello, Akash. Okay. Akash. Yes. Yeah. What is the difference? What is the difference between finance charge and reminder? मतलब दोनों में हम चार्जेस तो लगा के बेच रहे हैं ना। हाँ, देखिए रिमाइंडर जैसा होता है ना, अगर हम रिमाइंडर को बेसिकली अगर हम बोलें तो रिमाइंडर वो हुए जो हम फॉलोअप्स करते हैं ना, जैसे रिमाइंडर्स वो हो गए कि जैसे आपका कोई इनवॉइस ड्यू होने वाला है कस्टमर से, करेक्ट? अभी आपको उसके लिए फॉलोअप लेना है तो आप ये ईमेल बना के भेज सकते हैं। तो वहां पे ऑप्शनल है कि आप अमाउंट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जो फाइनेंस चार्ज मेमो होता है उसमें वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है कि अगर आपकी कोई इनवॉइस 1 मंथ ओवरड्यू हो गई है आपके कस्टमर से, तो आप उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। तो वो आप क्या है ना, फॉर्मूला वहां पे डिफाइन करते हो फाइनेंस चार्ज मेमो के सेटअप पे। अगर आप हाँ, तो ये दोनों जो चार्जेस जो अगर हम दोनों अगर रिमाइंडर के ऊपर भी हम चार्ज लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट सेट कर सकते हैं ना, मतलब फाइनेंस चार्ज से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो जी। बिल्कुल विजय, इसमें होगा क्या, मैं थोड़ा सा और उसमें इन डिटेल में आपको बता दूं। बेसिकली होता क्या है कि रिमाइंडर में जैसे आपने नोटिस किया होगा जब आकाश ने बताया, तो रिमाइंडर के लेवल्स कितने आपको रखने हैं, वो भी एक उसमें सेटअप होता है। तो फर्स्ट लेवल रिमाइंडर जब जाएगा उसके साथ में अगर आपको इफ यू वांट कि भाई उसके ऊपर आपको कोई एडिशनल फीस कलेक्ट करना है, बिकॉज फॉर द कंपनी ये उसके एफर्ट्स जा रहे हैं कि कस्टमर को रिमाइंडर भेजना है पेमेंट कलेक्शन के लिए, ठीक है? तो वो एफर्ट्स के लिए इफ द कंपनी वांट्स तो वो एडिशनल फीस चार्ज करके वो रिमाइंडर्स सेंड करते हैं, राइट? तो नॉर्मल केसेस के अंदर जब तक रिमाइंडर्स चलेंगे तब तक ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत रेयर केस में आता है, बिकॉज ये होता क्या है कि फाइनेंस चार्ज मेमोस नॉर्मली किस केस में आता है कि भाई आपके फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का इनवॉइस था जो 10th ऑफ सितंबर को ड्यू होना था, वो ड्यू हो चुका है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया है। सो दैट इज द लॉस फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी का जो लिक्विडिटी है वो उस पर अफेक्ट कर रहा है उस चीज को। तो फिर बाद में कंपनी क्या करेगा कि भाई तुमने जितने दिन का, क्योंकि बिकॉज यू परचेज द गुड्स फ्रॉम द कंपनी ऑन अ क्रेडिट, आपको क्रेडिट पीरियड मिला था, विद इन दैट पीरियड आपको वो पेमेंट करना था, उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया है, देन कंपनी आपके जो टर्म्स है कस्टमर के साथ में कंपनी के, बेस्ड ऑन दैट ये होता है कि भाई कंपनी जो है वो एडिशनल इतने जितने भी डेज हुए हैं उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो दैट कम्स अंडर फाइनेंस चार्ज मेमोस। और रिमाइंडर जो रहते हैं वो रिमाइंडर कस्टमर को पेमेंट ड्यू हुआ है तो भाई आपका पेमेंट ड्यू हुआ है, आप जल्द से जल्द उसका पेमेंट कर दीजिए। फॉर दैट एफर्ट कंपनी इनको भी कोई रिवर्स करने का भी चार्ज है, वो है क्या मैकेनिज्म? मींस हमने कोई रिमाइंडर भेजा और उन्होंने ऐप से कुछ मतलब रिवर्स करना चाहे, फाइनेंस चार्जेस लगा दिए, चार्जेस जैसे 1 महीने का ड्यू हुआ और कुछ सेटलमेंट या कुछ हुआ तो बाद में एंट्री पास करना पड़ेगी, कि रिवर्स मैकेनिज्म भी है इसका? हाँ देखो विजय, वहाँ पे ना रिवर्स का भी है। वहाँ पे सॉरी धवल, विजय अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे ना, हाँ, तो जब भी आप पोस्ट करेंगे, चाहे आप
फाइनेंस चार्ज मेमो इशू कर रहे हैं या आप रिमाइंडर इशू कर रहे हैं, तो आप इशू वाली बटन पे जाएंगे ना, जब आप वहां पे आप सर्च करेंगे कि आपने कितने फाइनेंस चार्ज इशू कर चुके हैं और आप कितने रिमाइंडर इशू कर चुके हैं, तो आपको दोनों में ही मिलेगा कि आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो, हाँ वो रिवर्स का, उसके लिए आपको वापस से जीएल नहीं लेने का है। ओके ओके, जस्ट वो देखा नहीं था ना, जस्ट मुझे थोड़ा सा डाउट था कि रिवर्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके ओके। हेलो या हेलो। हाँ जी सर, सरबजीत बोल। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे इसमें बता रहे, एक्चुअली आई एम नॉट इन फाइनेंस, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस नहीं है, तो थोड़ा सा एक जैसे जो जीएल में जैसे इफेक्ट आ रहा है, जैसे इंटरिम में इफेक्ट आया, तो अगर मैं परचेज पोस्ट करके इनवॉइस कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिसीव और इनवॉइस, जीआरएन और इनवॉइस एक साथ हो रहा है, तो उसमें इंटरिम में इफेक्ट होगा ही नहीं ना? इंटरिम में उस केस में नहीं चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आपने अगर वैल्यू एंट्री का अगर आपने एंट्रीज देखा होगा, जैसे आपने पीओ बुक किया, ठीक है, पीओ बुक करने के बाद पहले आप प्रोसेस करते हो फॉर एग्जांपल रिसीट का, तो रिसीट जैसे ही उसका जनरेट होता है तो सिस्टम एक वैल्यू एंट्री क्रिएट करता है उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में फॉर दैट इन्वेंट्री, और उसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर वैल्यू जाता है। अब जो आकाश ने जो सेटअप बताया ना इन्वेंट्री सेटअप के अंदर कि भाई आपको जीएल पे पोस्ट करना है कि नहीं करना है, तो उसका बेसिकली यूज यही है कि कंपनी को अगर देखना है कि भाई उसका कितना ऐसे रिसीट्स है जो कि इनवॉइस होने अभी तक बाकी है, तो वो सीधा अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट सीधा ही वो जीएल वैल्यू को चेक करके वो उनको आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई इतने वैल्यू के इनवॉइसेस जो है वो जो कि बनने बाकी है, जिसके अगेंस्ट में हमने इन्वेंटरी रिसीव कर लिया है। ओके, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई सीधा रिसीट एंड इनवॉइस कर रहे हैं, तो उस केस में तो ये आएगा ही नहीं, बिकॉज इमीडिएट इफेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, या ये भी कह सकते हो जिस एक्चुअल अकाउंट में जहां भी आपका एक्चुअल अकाउंट हिट होगा वहां पे इंटरिम अकाउंट अपडेट ही नहीं होता, वैसा भी समझ सकते हो। ओके ओके, थैंक यू।